हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। वहां पर हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और उसका नेचर कैसा होता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था वहां पर। आज हम लोग फर्दर उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन स्ट्रेट अवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from, फर्स्ट पार्ट है A to B, सेकंड पार्ट B to C, एंड थर्ड पार्ट इज फ्रॉम C to D। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है। और ये यहाँ पर 2 दे रखा है, यानी यहाँ पर टाइम 2 सेकंड से ये ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। द ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस है सेंटीमीटर्स में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम दे रखा है सेकंड्स में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक के बीच में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो पूछी हुई है। इसी तरह से बी से लेकर के सी तक की जो स्पीड है वो कितनी है, और सी से लेकर के डी तक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही है, ये चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड निकालने के लिए हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ए से लेकर के बी तक जो स्लोप है m, दैट विल बी इक्वल टू बीई डिवाइडेड बाय एई। बीई डिवाइडेड बाय एई हो जाएगा। अब देखिए बीई की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय
ए ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 माइनस 2, क्योंकि 2 सेकंड से ये ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। जब इसको देखना हमने शुरू किया 2 सेकंड्स पर, यहां से लेके 5 सेकंड्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका स्लोप हो जाएगा। और ये जो स्लोप है यही इसकी स्पीड हो जाएगी इस पॉइंट्स के बीच में। सो स्पीड विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्पीड पूछी गई है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। बी से लेकर के सी के बीच में अगर हमको स्पीड निकालनी है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्लोप के बराबर। एंड स्लोप विल बी इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा। और थीटा वो एंगल है जो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये एंगल हम देख सकते हैं क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के, इसका मतलब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से tan ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 0, यानी इसकी स्पीड बी से लेके सी पॉइंट के बीच में 0 रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में फ्रॉम पॉइंट सी टू डी पूछा गया है, सी से लेकर के डी तक का। अब देखिए सी से लेकर डी तक का अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू डी एच डिवाइडेड बाय एच सी। डी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एच देखिए हम यहां से देख सकते हैं, ये है वैल्यू, ये कितनी है, दिस माइनस दिस, ये कितना 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच सी। एच सी की वैल्यू देखिए कितनी है, एच सी जो है वो इतनी वैल्यू हो जाएगी, यानी 9 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से स्पीड इतनी आ जाएगी। ठीक है, वैसे अगर इसको हम लोग एनालाइज करें इसके मोशन को, तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मोशन ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, जबकि टाइम कितना था 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड्स पे इसका जो डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये पॉइंट वर्टिकल पॉइंट जो है यहाँ पे 0 है, 0 डिस्टेंस को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका डिस्टेंस 0 था एट 2 सेकेंड्स। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है, इसने ये देखिए स्ट्रेट हो गया है कर्व, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका जो स्लोप है वो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है और स्लोप स्पीड देता है, इसका मतलब ये लगातार कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक गया है। उस कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद बी से लेकर के सी पॉइंट तक हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर्स लगातार बना हुआ है, बी पॉइंट पे भी 3 सेंटीमीटर्स है और सी पॉइंट पर भी 3 सेंटीमीटर्स है। इसका मतलब बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, यानी ये स्टेशनरी रहा है। उसके बाद सी पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक अगर देखा जाए तो फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, और स्ट्रेट लाइन किस केस में होता है, जहां पर स्पीड कांस्टेंट होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इसका मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से सी से लेकर के डी पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, और वो कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फिगर shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following.
questions. A है which of them is traveling the fastest. सेकंड पार्ट है are all these ever at the same point on the road. C part है how far has she traveled when B passes A. और फाइनली डी पार्ट है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी. और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रखा है. तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है हमको. फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी. 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी और सी दिए हुए हैं जिसमें से ए ऑब्जेक्ट ये है, बी ऑब्जेक्ट ये वाला है और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है सी वो इस तरह से मोशन कर रहा है. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जिसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच ऑफ देम इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. हमें बताना है कि ए बी और सी में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है या कौन सा फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है. सेकंड पार्ट में आर ऑल ऑफ दीज एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. इस पूरी रोड में क्या तीनों में से कोई तीनों जो हैं ए बी और सी वो कभी भी यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही पॉइंट पर रहे हैं कि नहीं रहे हैं. सेकंड पार्ट में ये पूछा है. थर्ड पार्ट में हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए. जब बी जो है वो ए को पास कर रहा है तो उस पॉइंट तक पर जो है वो सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है. और फाइनली डी में पूछा है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी. यानी कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जब ये सी को पास करता है उस पॉइंट पर. ठीक है, तो ठीक है, इसको देखते हैं इसके चारों पार्ट्स को.
फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ देम इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब देखिए डिस्टेंस टाइम कर्व है ये, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस है किलोमीटर्स में दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है जो कि सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से फास्टेस्ट कौन सा है ये देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसके स्लोप को देखें तीनों के ए बी और सी, तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो बी का होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप ये वाला एंगल होता है जो पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है, और यहां पर देखने से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा एंगल जो है वो ए का नहीं है और सी का भी नहीं है, बल्कि बी का सबसे ज्यादा एंगल है, ठीक है। यहां से देखने पर क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उतना ज्यादा स्टीप होता चला जा रहा है, कर्व जो है, ग्राफ जो है उतना ज्यादा स्टीप होता चला जा रहा है, और सबसे ज्यादा स्टीप या सबसे ज्यादा वर्टिकल नेचर जो है वो बी का है। तो इसका मतलब बी इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। इसके लिए हमको कैलकुलेट एक्चुअल कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा एंगल जो है वो बी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, इसलिए बी जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज्यादा है। सेकेंड पार्ट में, आर ऑल दीज एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये तीनों किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, देखिए टाइम यहां दे रखा है, क्या ये तीनों किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, या सेम पॉइंट पर थे, या एक साथ थे कि नहीं थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि जब ये एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम हो जाएगा। क्या कहीं पर भी ऐसा हमें दिख रहा है कि तीनों सेम डिस्टेंस हो जा रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर? जैसे एग्जांपल के लिए 1.2 सेकंड्स पर अगर हम देखते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो f है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब यहाँ पर जो ये b है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, a ने कितना ट्रेवल किया है, दोनों अलग अलग हैं। अगर ये तीनों एक पॉइंट पर मीट कर जाते तो इनके जो ये ग्राफ हैं जो कि डिस्टेंस बता रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर जाने चाहिए। क्या तीनों a b और c किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? तो देखिए कहीं पर भी तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि b जो है वो c के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पर a जो है वो b के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहीं पर b और c इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। लेकिन तीनों किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कभी भी तीनों जो हैं वो एक ही सेम पॉइंट पर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। इसके बाद सी पार्ट देखते हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। अब देखिए बी पास कर रहा है ए को, बी कहां पर है, ये है, बी जो ए को पास कर रहा है वो पॉइंट डी पे कर रहा है, क्योंकि ये ए है और ये बी है। इसका मतलब है कि डी पॉइंट पर जो सी है वो जो है बी जो है वो पास कर रहा है ए को। जब बी ए को पास कर रहा है यानी डी पॉइंट पर, तब सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर सी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम अगर हमें देखना है उस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो कितना हो जाएगा, वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये यहाँ पर वैल्यू हमें दे रखी है 7 किलोमीटर्स, तो आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर्स। इसके बाद डी पार्ट में, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी सी को पास करता है, बी देखिए ये बी है और ये सी को कहां पास कर रहा है, सी के साथ यहां पर मीट कर रहा है एफ पॉइंट पर। तो इसका मतलब है कि ये जो है यहां पर इसको पास कर रहा है किस पॉइंट पर, एफ पर। तो तब बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, इस पॉइंट पर बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कर चुका है। तो देखिए ये बी है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो बी जो है डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर चुका होगा, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 4.5 किलोमीटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। टाइम इन सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स। टाइम 0 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट 2 है, 4 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट 4 दे रखा है, 6 पर 4 है, 8 पर 4, और इस तरह से जो है अलग अलग वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की दे रखी हैं टाइम के साथ में। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स नेक्स्ट 4 seconds and for last 6 seconds। तो देखिए, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, और वैल्यूज दे रखी हैं टाइम की और डिस्प्लेसमेंट की। टाइम 0 है जब 0 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। टाइम 2 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 2 है, और इस तरह से अलग अलग वैल्यूज टाइम के साथ में वेरी कर रही हैं। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, और लास्ट 6 सेकेंड्स में मोशन के कितनी एवरेज वेलोसिटी है, ये चीजें हमसे पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हमको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। इससे पहले हमने जो देखा था वो देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा स्पीड देता है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको वेलोसिटी देता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो हमको वेलोसिटी देता है। ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम टाइम को ले लेते हैं सेकंड्स में, और वर्टिकल एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर्स में ले लिया है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमको ये देखना जरूरी है कि हम क्या स्केल चूज कर रहे हैं। स्केल लेना, स्केल जो है वो चूज करना फर्स्ट स्टेप होता है। स्केल किस तरह से चूज किया जाएगा? जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, इस पे टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। हम अगर ये मान के चल रहे हैं ये अलग अलग पॉइंट्स हैं टाइम एक्सेस पर, ठीक है। ये यूनिट्स हैं अलग अलग, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस की यूनिट्स हैं, या इक्वल इक्वल लेंथ की ये यूनिट्स हैं। एक यूनिट को हम कितने सेकंड के करस्पॉन्डिंग मान के चल रहे हैं ये हमें देखना होगा। ठीक इसी तरीके से ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें हर यूनिट को हम कितने मीटर्स मान के चल रहे हैं, या कितना डिस्प्लेसमेंट हम मान के चल रहे हैं हर यूनिट का, ये चीज हम लोगों को पहले से ही डिसाइड करनी होगी। तो देखिए कैसे डिसाइड करते हैं। टाइम यहाँ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो इस तरह से दे रखा है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर भी
एक यूनिट को 2 सेकंड्स का मान के चल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 सेकंड्स हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, इस तरह से ये होगा। इसको हम लोग नीचे बना लेते हैं क्योंकि ऊपर फिर ग्राफ ड्रॉ करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। टू सेकेंड्स है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो हमने इस तरह से इसका स्केल चूज कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखें तो वो भी 2, 4, 6 इस तरह से दे रखी हैं। ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पर तो इसको हमने ओ लिख दिया। वर्टिकल एक्सिस को हम लोग 2, 4, 6 इस तरह से भी कर सकते हैं और 1 से भी शुरू कर सकते हैं। तो सपोज हमने कह दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर हम स्केल की बात करें तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेकेंड्स यहां पर हो जाता है। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पर ये है आपका टाइम एक्सिस पे, फॉर टाइम। और वर्टिकल एक्सिस में जहां हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है उसके लिए हमने क्या किया है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर्स। 1 यूनिट इक्वल टू 1 मीटर्स। तो इस तरह से हमें स्केल चूज करना होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। स्केल चूज करने के बाद में अब हम अपना कर्व जो है वो ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये वर्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी 0 और इधर वर्टिकल में भी 0, तो यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेकंड देखिए, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स का मतलब ये है, ये टाइम है। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 2 है, यानी इसको इस तरह से करेंगे एक डॉटेड लाइन के थ्रू, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन के थ्रू, ये जहां मीट कर रहे हैं ये पॉइंट हो जाएगा। 4 सेकेंड्स पर 4 है, 4 मीटर्स दे रखा है, तो 4 सेकेंड से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये 4 मीटर्स के साथ में यहाँ पर मीट कर रहा है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। 6 सेकेंड्स पर 4 मीटर्स है अगेन, तो 6 पर अगेन हमने 4 मीटर्स, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड्स पर अगेन 4 मीटर्स है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम 10 पर डिस्प्लेसमेंट 6 दिया हुआ है, ये हमारे पास 6 मीटर्स है, यानी ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टाइम 12 पर डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया है, तो टाइम 12 पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई है, इस तरह से। 14 पर 2 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और 16 पर 0 हो गया है डिस्प्लेसमेंट, तो 16 पर 0 हो गया का मतलब वर्टिकल पे कितना है, 0, तो ये पॉइंट यहीं पर लाई करेगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास में ये कर्व आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ड्रॉ हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये 0 वाला है, इसको हमने लिया और इसके साथ में ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन, उसके बाद ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये जो है इधर इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा, और ये इस तरह से लाइंस ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा कर्व इस नेचर का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 0 से लेके 4 तक, यानी इसका मोशन किस तरह का रहा है, इस तरह का मोशन रहा है इसका, 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक। अगर यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है,
कि इसका जो वेलोसिटी है वो लगातार कांस्टेंट रही है, तो जब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू m यानी स्लोप, और स्लोप जो है 4 सेकंड्स तक जो रहा है वो कितना है? स्लोप विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है, तो 4 डिवाइडेड बाय ये हॉरिजॉन्टल वाला भी 4 दिया हुआ है। यहां से एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, नेक्स्ट 4 सेकंड्स में एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट 4 सेकंड्स पे अगर हम देखें तो 4 टू 8 सेकंड्स हो जाएंगे। 4 टू 8 सेकंड्स के बीच में देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार 4 मीटर्स बनी है, यानी ये ऑब्जेक्ट वो है जो है वो रेस्ट की पोजीशन में रहा है। या दूसरे शब्दों में कह लें कि इसका जो स्लोप है वो 0 रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पार्ट में पूछा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है फॉर द लास्ट 6 सेकंड्स। ठीक है, तो लास्ट 6 सेकंड्स कहां पर हैं? मोशन जो है वो 16 सेकंड्स तक दिखाया गया है, इसका मतलब 10 टू 16 सेकंड्स जो हैं वही लास्ट 6 सेकंड्स हो जाएंगे। यानी हमें ये पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी 10 टू 16 सेकंड्स यानी इस पार्ट ऑफ द कर्व में कितना रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कर्व, यानी कि ये जो कर्व है इसका स्लोप जो है वही हो जाएगा। और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? इस कर्व का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ दिस एंगल थीटा। ये जो थीटा एंगल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में या पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ में जो, यानी कि इस तरफ वाली साइड से जो ये एंगल ये ग्राफ बना रहा है ये वाला एंगल होता है। ये चीज ध्यान रखने की है। ठीक है, तो tan थीटा अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमें क्या पता है, हमें ये वाली साइड पता है और ये हमें ये वाली लेंथ पता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan ऑफ दिस एंगल। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। इसका मतलब हो गया कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, जो कि कितना है? 6 मीटर्स डिवाइडेड बाय दिस टाइम। ये टाइम कितना है? ये 16 है टोटल और ये 10 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से tan ऑफ 180 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। और हमें पता है कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो यहां से माइनस टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1 और tan थीटा विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां से ये स्लोप की वैल्यू जो आ गई, tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, जो स्लोप है और स्लोप की वैल्यू -1 है तो ये -1 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन के साथ साथ आई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसने एक डायरेक्शन में अपना मोशन स्टार्ट किया था, इसलिए उसकी जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की वो पॉजिटिव साइन के साथ में थी और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव साइन के साथ में था। लेकिन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट ने अपना जो मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू कर दिया, यानी उसने अपनी जर्नी में वो रिटर्न करने लगा। इसलिए उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो ऑपोजिट साइन के साथ आ गया, यानी नेगेटिव साइन के साथ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of an object do you think it represents a real situation? If so, why? If not, why not? और इसका जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, और पूछा है कि डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स अ रियल सिचुएशन, और उसके पीछे रीजन पूछा है कि क्या ये रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर करता है तो क्यों करता है, और अगर नहीं करता है तो उसके लिए भी रीजंस पूछे गए हैं। तो अगर हम इसके मोशन को ध्यान से देखें तो इसके मोशन के 3 पार्ट्स हैं। एक तो O से लेके P तक के लिए, और सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन P से लेके Q तक का है, और थर्ड पार्ट जो है वो Q से लेके वापस R तक का है। तो अगर इसको एनालाइज किया जाए तो हम देख सकते हैं O से लेके P तक, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी को या स्पीड को, क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, न कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता। तो O से लेकर के P तक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसका जो ग्राफ है, तो ये कांस्टेंट स्पीड का मोशन है O से लेके P तक। तो O टू P कांस्टेंट स्पीड मोशन कह सकते हैं, या यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और कांस्टेंट स्पीड, इसकी अगर स्पीड पूछ ली जाए तो कितनी हो जाएगी स्पीड इसकी? स्पीड विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कर्व विच विल बी दिस डिस्टेंस, यानी 75 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये इसकी स्पीड हो जाएगी यहां से यहां तक के लिए। अगर ये टाइम जो है ये सेकंड्स में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये 74/4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में P से लेके Q तक का अगर मोशन देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस लगातार 75 किलोमीटर बना हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है P से लेके Q तक। तो P टू Q जो मोशन है वो क्या है? स्टेशनरी। यानी इसका स्लोप जो है वो 0 है टाइम एक्सिस के साथ में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि O से लेके P तक की सिचुएशन भी पॉसिबल है मोशन की,
P से लेके Q तक की भी मोशन की या फिर स्टेशनरी पोजीशन की जो है सिचुएशन वो क्लियर है यहाँ पर। यानी ये दोनों केसेस जो हैं वो रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब अगर Q से लेके R तक का मोशन देखा जाएगा, Q टू R, Q से R तक देखिए क्या हो रहा है। Q पॉइंट पर डिस्टेंस 75 किलोमीटर है, उसके बाद R पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया है और Q से लेके R तक हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है जो वर्टिकल एक्सिस पे दिखाई गई है लगातार कम होती चली जा रही है। यानी Q टू R डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग ट्रेंड को हम डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इंक्रीजिंग को हम अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर कम होता चला जा रहा है Q से लेकर के R तक। और अगर हम टाइम को देखें तो टाइम भी हम देख सकते हैं, Q पर जो टाइम है वो 14 सेकंड्स का था और R पर जो है वो टाइम कितना हो गया है, वो 10 सेकंड्स हो गया है। इसका मतलब टाइम भी डिक्रीज कर रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज यहाँ से लग रही है इस मोशन से, Q से R तक के मोशन में, कि डिस्टेंस भी डिक्रीज कर रहा है और टाइम भी डिक्रीज कर रहा है। क्या डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन की स्टेट में है, या इवन अगर वो स्टेशनरी भी है? अगर वो स्टेशनरी है तो डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता कभी भी। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा अपने मोशन के ड्यूरेशन में। तो ये डिस्टेंस का कम हो जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक इसी तरीके से अगर टाइम की बात करी जाए तो क्या टाइम कभी डिक्रीज कर सकता है? टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा। टाइम कभी भी रिवर्स ट्रेंड में नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम डिक्रीज कर रहा है Q से लेके R तक, ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब Q टू R का जो मोशन है ये रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, डज नॉट रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन। यहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि O से P तक रियल सिचुएशन है, P से Q तक रियल सिचुएशन है, लेकिन Q से R तक का जो इसकी जर्नी है वो रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा है और अब हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देख लिया था, दोनों में हम लोगों ने जो डिफरेंसेस हैं उनको भी देख लिया था और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हमें जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है और उसी के साथ हम स्पीड टाइम ग्राफ को भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं सिचुएशन में। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होती है उस पर हम लोग टाइम को रखते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे वेलोसिटी को रखा जाता है। वेलोसिटी जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है यानी वैल्यू भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो इनके बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फर्स्ट केस में अगर इसकी वेलोसिटी लगातार यूनिफॉर्म बनी रहती है। सेकंड केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड केस वेरिएबल एक्सेलरेशन। या इसको हम लोग
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इन तीनों केसेस में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से होगा। तो अगर फर्स्ट केस देखा जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार कांस्टेंट बना हुआ है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी लगातार कांस्टेंट बनी है। यानी ये एक ही डायरेक्शन में लगातार जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट स्पीड से जो है मोशन कर रहा है। ठीक है, यानी अगर इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन है तो वो यूनिडायरेक्शनल भी है साथ में। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, सपोज वो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिर वापस आना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और लगातार उसकी डायरेक्शन भी सेम बनी हुई है। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कांस्टेंट। ठीक है, इस पे अगर हम इसको दिखाते हैं तो ये वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी v रहती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम t रहता है। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। सपोज ऑब्जेक्ट अपना मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से, तो ये लगातार ये वेलोसिटी की जो वैल्यू जो y एक्सिस पे दिखाई गई है ये लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी इस तरह से। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। इसका ग्राफ कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। तो फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में द वेलोसिटी vt ग्राफ is a straight line parallel to time axis। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्व फर्स्ट केस में आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। जो सेकंड केस है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन इस एक्सेलरेशन का जो है मैग्नीट्यूड लगातार कांस्टेंट बना है और डायरेक्शन भी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर जो वीटी कर्व है वो किस तरह से होगा वो हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। तो सपोज ऑब्जेक्ट अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो इसको अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में पहले लिख लें तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, टाइम एंड वेलोसिटी। सपोज टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर, टाइम यहाँ पे सेकेंड्स में हमने लिया है और वेलोसिटी हमने सपोज मीटर पर सेकेंड में ली है। हमने मान लिया कि टाइम इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर सपोज इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। टाइम इक्वल टू 3 पर 20 हो जाती है और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे 25 हो जाती है। अब इसी को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो है वो प्लॉट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 से 1 सेकेंड के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई टाइम 1, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा।
अगर हम 10 टू 50 1 टू 2 सेकंड्स के बीच में देखते हैं, तब इसका चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 माइनस 10 यानी 5 डिवाइडेड बाय जो टाइम कितना है, फिर से 1 सेकंड 2 माइनस 1, फिर इसका एक्सेलरेशन 5 बना हुआ है। इसका मतलब ये जो मोशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है? अब इसी को हम अगर यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देखिए, टाइम इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड की। तो वेलोसिटी अब यहाँ पे सबसे पहले सपोज हमने ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 है, ये 20 है और 25 है, ठीक है? टाइम इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 5 है, इसका मतलब है यहाँ पर जब टाइम 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिल जाएगा। सेकंड, टाइम इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी 10 है, तो टाइम को हम इधर प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। तो टाइम इक्वल टू 1 पर जो वेलोसिटी है वो इसकी हो जाती है 10। तो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड्स पे देखें तो 15 हो जा रहा है, तो ये यहाँ पर 15 को ऐसे जॉइन कर लेंगे, एक पॉइंट ये मिल जाएगा हमको। टाइम इक्वल टू 3 पर 20 है, टाइम इक्वल टू 4 पर 25 हो जाता है, ठीक है? एक पॉइंट ये मिल जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में जॉइन कर देते हैं तो कुछ इस तरह का कर्व मिल जाता है, ठीक है? ये कर्व जो है ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ ये किसी एंगल पर देखिए इंक्लाइंड है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन velocity time graph is a straight line inclined to the time axis। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर है। तो इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा, जो कि टाइम एक्सिस के साथ में किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, वो भी एक स्ट्रेट लाइन थी लेकिन वो पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। अब यहां से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्योंकि ये केस है, तो ये देखना चाहते हैं कि ये जो ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, और साथ में ये जो वेलोसिटी टाइम का जो ये कर्व है उसका जो एरिया है वो हमें क्या देता है, इसके रिजल्ट्स हम देखना चाहते हैं, ठीक है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी है, सपोज हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द टाइम एक्सिस।
तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, यानी एक्सेलरेशन जो है इसका उसकी वैल्यू लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक, तो अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि टाइम इक्वल टू t1 पर, सपोज ये टाइम t1 है और यहां पर जो टाइम है ये t2 है, तो टाइम इक्वल टू t1 पर जो इसकी वेलोसिटी है, सपोज इसकी वैल्यू है v1, और टाइम इक्वल टू t2 पर जो इसकी वेलोसिटी है ये है v2। ठीक है, अब हमें अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, और स्लोप किस पॉइंट से, फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, यानी टाइम t1 से लेके t2 तक की जो इसकी जर्नी है ऑब्जेक्ट की, यानी कि पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, इसके बीच में अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको इस कर्व का A से B तक का जो ये मोशन हो रहा है, इस कर्व का जो है वो स्लोप निकालना पड़ेगा। इस कर्व का स्लोप कितना हो जाएगा, तो उसके लिए देखिए कैसे हम करेंगे। ए से बी तक के लिए अगर हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो एंगल है थीटा, इसका tan जो है वही इसका स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक, अब ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू, अगर ये पॉइंट E है इधर, तो BE डिवाइडेड बाय AE। BE की वैल्यू अगर देखी जाए तो देखिए BE जो इक्वल होगा वो इतना हो जाएगा, और ये कितना है V2 माइनस V1, तो यहां से BE को लिख सकते हैं V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय AE। AE की कितनी वैल्यू है, उतनी वैल्यू होगी जितनी CD की वैल्यू हो जाएगी, और CD की वैल्यू है T2 माइनस T1, तो डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये इसका स्लोप हो जाएगा। अब देखिए ये स्लोप कितना निकल के आता है, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। इसका मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, दिस इज एक्सेलरेशन। इससे क्लियर होता है कि जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। सो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वीटी कर्व से निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना, उस ग्राफ का जो है वो स्लोप निकाल लेना है, वही उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखना चाहते हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है या एरिया अंडर द ग्राफ है वो क्या चीज दिखाता है, किस फिजिकल क्वांटिटी को पॉइंट आउट करता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है। ए उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से हम उसको देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके मोशन को, ए से बी तक के मोशन को। तो ए उसका इनिशियल पॉइंट हो गया जहां वेलोसिटी v1 है, बी वो फाइनल पॉइंट हो गया जहां वेलोसिटी v2 है। टाइम जो है वो t2 माइनस t1 जो है वो टाइम इंटरवल है इस बीच का। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि एरिया, इसका जो कर्व का एरिया है ए और बी से लेकर के, तो फ्रॉम ए टू बी एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए ए से बी तक जो कर्व है वो ये है, जो ये एरिया है जो ये कवर कर रहा है उस एरिया को हम इस तरह से शो कर दे रहे हैं, इस तरह शेड कर दिया है हमने उस एरिया को। अब इस एरिया को ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेपेशियम है,
ट्रेपेजियम के शेप का, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो कितना होता है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, ए बी डी सी, ए बी डी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमेशा होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहां से अगर हम निकालते हैं तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, AC और BD। तो हाफ ऑफ AC प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस T2 माइनस T1, तो इनटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये यहां पर इसका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। अब देखिए AC प्लस BD को हमें निकालना है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इसको, इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC की वैल्यू कितनी है, V1 के बराबर है देखिए, प्लस BD की वैल्यू कितनी है, BD जो है वो V2 है, तो V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए V1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। V1 प्लस V2 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये आप अगर देखेंगे, ये हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में V1 प्लस V2 बाई 2 मैं बता चुका हूं पहले ही आपको कि ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी पॉइंट ए से लेके बी तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो V1 यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो ये एवरेज वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं V एवरेज मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, ये टाइम इंटरवल है जब ऑब्जेक्ट ने A पॉइंट से लेके B तक का मोशन अपना किया है, तो ये टाइम इंटरवल है। अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या देता है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट S को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट। इससे ये क्लियर हो जाता है कि एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, एरिया अंडर द VT कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो एरिया है वो। तो इसको यहां पे हम लिख देते हैं, एरिया अंडर द VT कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर ये VT कर्व जो है यानी वेलोसिटी टाइम कर्व ना हो करके स्पीड टाइम कर्व होता, उस केस में भी ये रिजल्ट्स जो हैं ऐसे ही होल्ड करते हैं। दोनों रिजल्ट्स जो हमने पहले बताया, स्लोप जो है, VT कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, और जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरीके से अगर ये VT कर्व यानी वेलोसिटी टाइम कर्व की जगह स्पीड टाइम कर्व होता, तो उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता, और जो उसका एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व है वो किसको, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता। इसको भी हम लिख दे रहे हैं, एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर कभी पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, तो हम सीधे एरिया निकाल लेंगे उस ग्राफ का, और उसी से हमारा जो है हमें ये पता चल जाएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट या उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है।
इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम थर्ड केस में देखेंगे। थर्ड केस क्या था? वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो कैसी लाइन होगी? कर्व्ड लाइन। यानी अगर मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है इसकी, वो लगातार चेंज होती रहेगी और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से चेंज ना हो करके एक वेरिएबल रेट से चेंज होगी। तो ये कर्व कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट को देख लीजिए, सपोज ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है और एक पॉइंट यहाँ पर सी है। तो अगर हमें इसका जो स्लोप है, इसका एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो क्या करेंगे? हम वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। किसी भी कर्व का अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए वीटी ग्राफ पर, तो क्या करेंगे? वहां टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए तो हमको ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और अगर सी पे चाहिए तो वहां पर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है? अब देखिए, ये जो टेंजेंट है, ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या पॉजिटिव टाइन एक्सिस के साथ में, इसको हम कह दे रहे हैं थीटा 1 ए पॉइंट पर। बी पॉइंट पर जो है इसी तरीके से इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसको हमने थीटा 2 कह दिया, और इसी तरीके से सी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है इसको हम थीटा 3 कह दे रहे हैं। कर्व लगातार इस तरह से स्टीप होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है थीटा, ये इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसका मतलब थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। और अगर थीटा इसका ज्यादा है, थीटा 3 अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब नेचुरली इसका जो टेंजेंट होगा, टेन जो होगा, वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि m यानी स्लोप ऑफ एट पॉइंट C is greater than slope at point B is greater than इसको हम M3, इसको M2 और इसको M1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है? इसका मतलब इसका जो स्लोप है ये लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? हम पहले देख चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन को। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो एट पॉइंट 3 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1। इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है, यानी कि कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है। ठीक इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो ये जो स्लोप है या जो स्टीपनेस है इस कर्व की, वो बढ़ने की बजाय जो है वो कम होती चली जाएगी। तो उसका नेचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? किस तरह का नेचर हो जाएगा इसका ग्राफ का? उसका नेचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का जो है स्टीपनेस कम होती चली जा रही है, ये एंगल कम होता चला जा रहा है जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है? और इसका मतलब इसका स्लोप लगातार डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा पॉइंट 1 पर होगा। ठीक है? इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन का जो है लगातार वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस था। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करना है, और उसके अलावा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको भी हमको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। ये सब टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।